हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। वो अपनी लाइफ के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो एक सेल होती है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। सेल से छोटा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा होता है और यूग्लिना होता है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ डिस्कवरी हैं जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने फर्स्ट सेल के बारे में बताया था जो कॉर्क सेल थी और डेड सेल थी। उसके बाद एंटोनी बॉन लीवेनहॉक आए, उन्होंने फर्स्ट लाइफ सेल के बारे में बताया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया 1831 में। इसके बाद हम बताते हैं कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी आई तो जो मैथियस स्लाइडन साहब हैं वो सबसे पहले आए। बहुत लोग इसको स्केल्डन पढ़ते हैं, तो मैथियस स्लाइडन हैं जो 1838 में आए, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट की स्टडी की और उन्होंने बताया कि वो बने होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। उन्होंने प्लांट पे स्टडी की, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और बताया कि प्लांट बने होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। इसके बाद थियोडर स्वॉन आए जो 1839 में आए, उनके ही टाइम पे आए लगभग, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल की स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल है उनके जो सेल है उनकी चारों तरफ एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये स्वान ने बताया था। और प्लांट सेल पे भी उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने बताया कि प्लांट की जो आउटर लेयर होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। उन्होंने इसी के बेस पे एक हाइपोथेसिस मतलब दी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी, एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। उन्होंने बताया कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो सेल से बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। स्लाइडन एंड स्वान ने कंबाइंड सेल थ्योरी दी थी और उसमें वो ये नहीं बता पाए थे कि जो न्यू सेल हैं वो कहाँ से आती हैं। तो इसके बाद आए रोडोल्फ वर्जो 1855 में, उन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी और उन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया और उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से मौजूद सेल होती हैं उनसे नई सेल आती हैं। ये हमें किसने बताया? रोडोल्फ वर्जो साहब ने बताया। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उसे फाइनल शेप दिया। तो इन्होंने जो फाइनल सेल थ्योरी बनी, तो जो पहले सेल थ्योरी थी उसका ये स्टेटमेंट पहले ही था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये स्लाइडन एंड स्वान ने भी बोला था, मतलब स्वान ने बोला था ये वाला स्टेटमेंट पहले। तो इन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारी सेल थ्योरी है। ओवरव्यू ऑफ सेल में अनियन सेल। अनियन सेल क्या है? टिपिकल प्लांट सेल है, उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, क्योंकि वो एक प्लांट सेल है। और जो ह्यूमन चीक सेल होती है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, जिसे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, उसी फ्लो में पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम सेल देखेंगे तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और जो डीएनए होता है वो क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है और डीएनए बहुत बड़ा होता है, लगभग 2.2 मीटर का होता है। तो क्रोमोजोम डीएनए की कंडेंस फॉर्म होती है, जिससे वो जो न्यूक्लियस है उसके छोटे से साइज में एकोमोडेट हो सके, इसलिए वो क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है, यूकैरियोटिक्स में भी होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होती है, जिससे जो सेल है वो लिविंग स्टेट में रहती है। प्लांट एनिमल सब में सेलुलर एक्टिविटी होती हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है और ये सभी सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक हो। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस होता है, लाइजोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एटसेट्रा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ पे न्यूक्लियाइड होता है, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलते हैं। जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, वो जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब में मिलता है। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी सेल हो, सब में मिलता है।
इसके बाद हम यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल में डिफरेंस देख सकते हैं। तो यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और जो यूकैरियोट है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी मैंने बता दिया है, जो साइटोप्लाज्म में मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो राइबोसोम में मिलता है, राइबोसोम मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इन सारे ऑर्गेनेल्स में मिलता है। और साइटोप्लाज्म में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में मिलता है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनेल तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट, दोनों में ही होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में होती है, यूकैरियोट्स हो या फिर प्रोकैरियोट्स हो। न्यूक्लियाइड यूकैरियोट्स में नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, ये मैं पहले भी बताई हूँ। जहाँ जो स्पेस भी है डीएनए प्रेजेंट, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। शेप एंड साइज ऑफ सेल, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है, और जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। एग ऑफ हॉस्टेल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है, और जो आरबीसी होती है जो वो होती है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ये लेंथ में बोल रहा है और ये डायमीटर में बोल रहा है। जब हम इनके डायग्राम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में तो वहाँ पे इनका साइज अलग दिया है, जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। जो सेल होती है वो वेरी करती है शेप में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप में वेरी करती है। वो डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, कॉलमनार भी हो सकती है, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है। जैसा उसे एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसी टाइप से सेल का शेप मॉडिफाई रहता है। जब आप टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही वाली लाइनें लिखी हुई हैं, तो जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो मैं इसको एक डायग्राम से समझाऊंगी, जो कि बैक्टीरिया का डायग्राम है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं, फास्ट मल्टीप्लाई करती हैं यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में, क्योंकि वो स्मॉलर भी हैं, और शेप और साइज में वेरी करती हैं। उनमें सेल बॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल बॉल नहीं मिलती है। डीएनए नेक्ड होता है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि सिंगल होता है। यहाँ पे प्लाज्मिड भी मिल सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कुछ बैक्टीरिया में, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो मैं आपको पहले प्रोकैरियोटिक सेल बता देती हूँ। ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे आउटर लेयर है, यहाँ पे मैंने ग्लाइकोकैलिक्स भी दिखाई है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, बहुत सारी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो है ये है सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके बाद जो अंदर है ये है सेल मेम्ब्रेन, जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये 70S राइबोसोम है। जो प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम मिलता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल है, और इसको जो रीजन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। जीनोमिक डीएनए जो होता है और जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और ये मैंने बता दिया, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई हो जाती है। जो मीजोजोम होता है वो 3 फॉर्म में मिलता है, ट्यूब्यूल, बेसिकल एंड लैमले। तो ये ट्यूब्यूल है, ये बेसिकल है, ये लैमले है। ये मीजोजोम का जो फॉर्म होता है वो है। ये क्रोमेटोफोर है, जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में ये मिलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये वाला रीजन साइटोप्लाज्म है। ये फिम्ब्री हैं, जो होस्ट से चिपकने में, मतलब अटैच होने में मदद करते हैं। ये प्लाई हैं, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। और ये है फ्लैजला, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। ये बना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इधर एक्सटेंड हो गया, लेकिन ये सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं, रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ग्लाइकोकैलिक्स दिखाई दे रही है, इनमें 2 टाइप होते हैं, स्लाइम और जो लेयर होती है, और एक होती है कैप्सूल, 2 लेयर होती हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, और ये क्या है, फिनोटिपिक करेक्टर देता है। कोई भी दवाई है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट करता है, इसमें फिनोटिपिक करेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, रिस्ट्रिक्ट करता है उससे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने पूरा आपको बता दिया है ये जो प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम पढ़ रहे हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 बेसिक शेप होते हैं, ये जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी दिया है। तो बैसिलस जो होता है वो रॉड शेप होता है, इसका ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें स्पोर भी होता है। कोकस स्फेरिकल होता है, ये स्फेयर की फॉर्म में होते हैं। विब्रियो कॉमा शेप होता है, ये इसका डायग्राम है कॉमा जैसा। स्पाइरलम स्पाइरल होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पाइरल है ये। और ये इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये फ्लैजला है। तो ये 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी दिया है और सेल चैप्टर में भी दिया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मिड। सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और स्मॉलर होता है। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए से आउटसाइड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर होते हैं, जो क्या करता है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, किसी भी जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसको रजिस्ट करता है, ये प्लाज्मिड का करेक्टर होता है। तो ये प्रोवाइड करता है फिनोटिपिक करेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब देखते हैं सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जो सेल एनवलप है उसका मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरियल सेल है, उसमें क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, जो उसमें 3 लेयर होती हैं, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर होती है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसके जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये आपको मैंने पहले भी बताया, जो प्रोकैरियोटिक सेल समझाई थी। तो ईच लेयर जो होती हैं वो परफॉर्म करती हैं डिस्टिंक्ट फंक्शन, लेकिन एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। ये जो तीनों लेयर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं, और उनका फंक्शन अलग अलग होता है और केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है और टाइटली बाउंड होती हैं। ये सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशन में आएगा। ये एनसीईआरटी की ही लाइन्स हैं, सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जो सेल एनवलप है उसमें डिफरेंस होता है, उसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो जैसे वो अपने स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बेस पे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को ले लेते हैं और उनको बॉस करने पे वो स्टेन निकलता नहीं है, उनमें रह जाता है उसकी थिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी थिक मेम्ब्रेन होती है, तो उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि वो स्टेन को ले लेते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और वो स्टेन ले लेते हैं, लेकिन उनको बॉस करते हैं तो वो स्टेन निकल जाता है, तो उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि उन्हें बॉस करने पर वो स्टेन को छोड़ देते हैं। तो इस टाइप से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, किसके बेस पे होते हैं, उनमें जो सेल एनवलप होती है उनमें डिफरेंस होता है, इस वजह से वो स्टेनिंग प्रोसीजर को अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन लेता है और उससे बॉस करते हैं तो उसका स्टेन निकलता नहीं है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो जिनका स्टेन बॉस करने पर निकल जाता है उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो डिफर करती है कंपोजिशन एंड थिकनेस में, अलग अलग बैक्टीरिया में उसका कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग हो सकता है। अगर वो लूज शीट की फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और थिक और टफ फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का है, लूज शीट है तो स्लाइम लेयर है, और थिक एंड टफ है तो क्या बोलेंगे, कैप्सूल। सेल वॉल जो होती है वो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल। जो शेप होता है सेल का वो कौन डिटरमाइन करता है, सेल वॉल करती है,
क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं और प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है। तो जो सेल वॉल है वो शेप ऑफ सेल को डिटरमाइन करती है और क्या करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, और उसे जो बैक्टीरियल सेल होती है उसे बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है सेल वॉल। इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने देती है क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है क्योंकि इसमें चैनल्स बने होते हैं। और ये सिमिलर टू यूकैरियोटिक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक की, तो ये कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल के सिमिलर होती है। लेकिन जब आप हायर क्लास में होंगे तो वहाँ पर डिफरेंस बताया जाएगा कि अलग अलग होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये सिमिलर ही होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में। अब हम पढ़ रहे हैं मीजोजोम। मीजोजोम क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनटू द सेल। सेल की तरफ को जो एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हम उसको बोलते हैं मीजोजोम। मेजोजोम किस किस फॉर्म में होता है, बेसिकल के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, लैमेली के फॉर्म में हो सकता है। मैंने आपको जब प्रोकैरियोटिक सेल बताया था तो उसमें हमने दिखाया था कि जो सेल है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम है, देखो ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकता है, बेसिकल की फॉर्म में हो सकता है और लैमेली के फॉर्म में हो सकता है। और इसमें ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो ये डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। और इसका जो आगे है, ये सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। जो वेसिकल्स बन जाती हैं उनको कहीं भेजना, उसको बोलते हैं हम सीक्रेशन प्रोसेस। और ये क्या करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सटेंशन है ना, तो क्या होगा कि ये अंदर वेसिकल टाइप कुछ बनाएगा, तो जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और ये इसमें एंजाइमेटिक कंटेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के लिए हम एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो वो हेल्प करता है मीजोजोम में। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, मीजोजोम ही माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो मीजोजोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क करता है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, क्रोमेटोफोर जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, सम प्रोकैरियोट्स में मिलता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। और ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी एक्सटेंशन होती है और उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर का फंक्शन है। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लैजला। फ्लैजला क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर है जो मोटिलिटी में हेल्प करता है और इसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजला होता है, क्योंकि अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। और जो हुक होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजला में हुक एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ ये एक्सटेंड करता है और ये क्या होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है फ्लैजला। और ये वेरी कर सकते हैं नंबर में, जो फ्लैजला होते हैं हर सेल में वेरी कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें वेरी करते हैं, किसी में 1 2, किसी में बहुत सारे हो सकते हैं, तो फ्लैजला वेरी करते हैं नंबर में। जो प्लाई एंड फिम्बरी है वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो फिम्बरी है ये क्या है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और होस्ट की बॉडी से चिपकने में हेल्प करती हैं। और जो प्लाई होती हैं ये क्या होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है प्रोकैरियोट्स में और उसकी साइज क्या होती है, 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। और ये क्या होता है, मेड अप ऑफ होता है 2 सब यूनिट से, 50s होती है और 30s यूनिट होती है। जब ये दोनों यूनिट मिल जाती हैं तो 70s बन जाता है और प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो mRNA होता है उसको प्रोटीन में बदलता है राइबोसोम।
जब बहुत सारे राइबोसोम mRNA पे अटैच होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। और ये इस जो राइबोसोम है उनका फंक्शन क्या है, mRNA को प्रोटीन में बदलना। और ये जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट में 80S टाइप के होते हैं और 70S दोनों टाइप के होते हैं। तो जब हम आगे यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल होते हैं इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर होता है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है और ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट सेल में जो कि ऐसे ही रहते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल होती ही पाई जाती है ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया और जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें पाई जाती है। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है और ये क्या करती है, बायोंसी में हेल्प करती है गैस वैक्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आज के लिए यहाँ तक, और जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।